एसएससी, सीएचएसएल, जीके, जीएस प्रिपरेशन में हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एमसीक्यू जो है, जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, in which of the following year did Supreme Court of India come into existence after independence? तो आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा मुख्य सबसे उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय जो है, ये कौन सा साल में ये बना था? तो आपको पता होगा कि ये बना था कौन से, 1950 में। ठीक है, 1950 में। ठीक है, नाउ आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है वो याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अभी इसमें फिलहाल टोटल कितने जज है? तो 34, याद रखना 34, 33 प्लस 1, एक होता है चीफ जस्टिस और टोटल बाकी जो जज है वो कितने, 33। बहुत बार मैंने देखा है एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक पावर होता है रिट इशू करने का, है ना, रिट इशू करने का, ये पावर आता है आर्टिकल 32 से, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आपको पार्ट में मिलेगा? तो याद रखना पार्ट आपका जो 5 है, ठीक है, पार्ट 5 जो है यूनियन वाला जो है पार्ट 5, उस यूनियन के पार्ट 5 चैप्टर 6 में मिलेगा। तो मैं अगर लिखूं पार्ट 5 और चैप्टर कौन सा, चैप्टर 6, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नाउ the polity of a country is designed according to its dash and any change to polity is possible only when amendment is made। देखो कोई भी कंट्री को चलाने के लिए ना एक डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, कुछ रूल, कुछ नियम कानून, किसी भी तरीके की कंट्री हो, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, चाहे वहां पे जो है किसी दूसरे तरीके की सरकार चल रही हो, लेकिन एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो हमारा जो संविधान जो है, ठीक है, उस संविधान के तहत जो है हमारा कंट्री जो है चलता है, या कोई भी कंट्री चलता है। और कोई भी नियम में कुछ भी बदलाव करना है तो पहले हमें उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संशोधन हमारा आर्टिकल 368, याद रखना, आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ना 42nd अमेंडमेंट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना, 1976 में आया हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था 42nd नंबर वाला, वो 1976 में हुआ था। और इसके जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है जिसको प्रियम्बल या प्रस्तावना बोलते हैं, इसमें आपको पता होगा कि इंटीग्रिटी वर्ड, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड, ये तीनों जो वर्ड जो है ये ऐड किए गए हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं हमारे प्रियम्बल में या प्रस्तावना में, ये भी बहुत बार मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी स्टैटिक जीके में पूछा गया है। नेक्स्ट, on which of the following date is good governance day is observed in India every year? good governance day है ना, सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस जो है मनाया जाता है कब, 25 दिसंबर को। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हमारे जो पहले के एक प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, उनके जन्म तिथि के अवसर पे, उनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे, ठीक है, ओकेजन पे ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। याद रखना किनका, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, Which Indian president used the pocket veto for Indian Post Office Amendment Bill 1986? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रेसिडेंट ने, कौन से राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? ठीक है, मैं बताऊंगा कि पॉकेट वीटो होता क्या है, मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, तो वो कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, कब, 1986 में। क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था उस चीज के लिए। तो पहले तो प्रेसिडेंट का नाम देख लो, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ना पॉकेट वीटो होता क्या है, थोड़ा सा अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखो, जब राज्यसभा और लोकसभा से जब कोई लॉ पास हो जाता है, जब कोई कानून जो है वहां से पास हो जाता है, तो वो जो लॉ है, वो जो कानून है, उसको बिल बोलेंगे, तो वो राज्यसभा लोकसभा से पास होके वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस बिल को, राष्ट्रपति के पास पे क्या ऑप्शन है, एक तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उस पर साइन कर सकता है, मतलब वो हो सकता है कि एग्री कर जाए, ठीक है, कि ठीक है मैं साइन करता हूं। दूसरा क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट कर दे, राष्ट्रपति क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो ये जो रिजेक्ट करने वाला जो है ना, इसको, ये एक तरीके का वीटो है, ये एक तरीके का वीटो है, और इस वीटो को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ये जो टोटली रिजेक्ट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया, एब्सोल्यूट वीटो। तो एक वीटो क्या हो गया, रिजेक्ट करने वाला। दूसरा एक और वीटो होता है
उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा कि वो जो बिल राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आया है ना, उस बिल को राष्ट्रपति दोबारा लोकसभा राज्यसभा में भेज देगा और ये बोलेगा कि आप लोग फिर से ये जो बिल आपने भेजा है ना, इस पे फिर से एक बार दोबारा आप लोग विचार करो, फिर से आप लोग डिस्कशन करो, फिर से आप लोग एक बार थोड़ा सा सोचो। ठीक है, तो राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज देते हैं, ठीक है, हाउस में। तो ये भी एक तरीके का वीटो है, ये भी एक तरीके का वीटो है। ठीक है, तो एक तो रिजेक्ट वाला वीटो हो गया, रिजेक्ट कर दिया, एक तो हो गया कि रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो रिटर्न कर दिया। और एक और तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब बिल आए ना साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति ना ही उसको साइन कर रहे हैं, राष्ट्रपति ना ही उसको रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है उसको, मतलब राष्ट्रपति साइन भी नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो वैसा टाइप का जो वीटो जो होता है उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और ये पॉकेट वीटो जो है ये ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था, हमारे प्रेसिडेंट थे, वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1986 में। समझ में आया? तो तीन तरीके की वीटो आपको समझ में आया है ना, एक तो आप रिजेक्ट कर दो, एक रिटर्न कर दो, और तीसरा कुछ करो ही मत, है ना, पकड़ के बैठ जाओ बस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट हमारे कंट्री में कौन सा है? तो हमारा सबसे पुराना जो है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, अब क्योंकि उस समय कलकत्ता था, अभी तो कोलकाता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट कब? 1862। कब बना था? 1862। आप बोलोगे कि दिल्ली एंड दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी, आप बोलोगे बॉम्बे हाई कोर्ट और इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट, ये दोनों भी तो 1862 को बने हैं, ये दोनों भी 1862 को बने हैं। तो कलकत्ता क्यों पुराना हो गया? क्योंकि कुछ दिनों का अंतर है। कलकत्ता हाई कोर्ट बना था जुलाई के महीने में, याद रखना, जुलाई के महीने में। और बॉम्बे, बॉम्बे जो है वो याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट बना था, 14 अगस्त 1862। और 15 अगस्त को जो है वो मद्रास वाला बना था, 15 अगस्त को मद्रास, तो है ना 15 अगस्त, इंपॉर्टेंट डेट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज के डेट में हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट है। और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ना, ये वेस्ट बंगाल का मैटर को तो देखता ही है, इसके साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो भी लीगल इश्यूज है वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, What is the state-wise representation of member from Gujarat in Lok Sabha as of December 2020? अब यहाँ पे देखो, अगर ये दिसंबर 2020 हटा करके ना, यहाँ पे अभी फरवरी चल रहा है ना, फरवरी 2023 कर दो, कोई चेंज नहीं होगा आंसर। है क्या क्वेश्चन? क्या है यहाँ पे कि देखो, लोकसभा में आपको पता है ना, अलग अलग स्टेट से क्या आते हैं, एमपी आते हैं इलेक्शन जीत के, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। अब ये जो जीत के आते हैं, तो गुजरात से कितने आते हैं? तो गुजरात से जो आते हैं वो है 26। गुजरात से कितने हैं? 26। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बिलोंग करता हूं वेस्ट बंगाल से, तो हमारे वेस्ट बंगाल से 42 आते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट से आता है? तो यूपी, सबसे ज्यादा यूपी से आते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो महाराष्ट्र। और 3 नंबर पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, तो देख लो एसएससी, देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस नंबर याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, अगर आपको याद है तो कर दोगे, अगर याद नहीं है तो टोटली छूटने वाला है वो। देन देखो, When was the State Reorganization Act passed by the Government of India? तो State Reorganization Act, जो राज्यों का पुनर्गठन का अधिनियम जो है, ये कब पारित हुआ था? ठीक है, तो आंसर है 1956। हुआ क्या कि 1953 में हम लोग देखेंगे, 1953 में जो है हम लोग देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को लेके काफी डिमांड होगा, है ना, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने को लेके काफी डिमांड होगा, और ये बना दिया जाएगा। तो जब आंध्र प्रदेश बनेगा, आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट बनेगा जो लैंग्वेज के आधार पर बनेगा, भाषा के आधार पर बनेगा। उसके बाद में देखेंगे दूसरे स्टेट भी डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी क्या करो, स्टेट बनाओ लैंग्वेज के आधार पे। तो देखेंगे कि इस चीज को डील करने के लिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये पास होगा, जिसके तहत, जिसके थ्रू 14 स्टेट बनाए जाएंगे हमारे कंट्री में, और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, When was the सरकारिया कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? तो पहले तो सरकारिया कमीशन होता क्या है, ठीक है, और इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? आंसर देख लो, आंसर है 1988। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देके आए थे ना, क्योंकि देखो ये सभी एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है, तो जो एग्जाम देके आए थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने इवन सुना तक नहीं था कि सरकारिया कमीशन है क्या, और इवन कमीशन क्या होता है बहुत ये नहीं पता। तो ये होता क्या, समझाता हूं मैं। ठीक है, सरकारिया आयोग, गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि जब कभी गवर्नमेंट को कुछ काम करना होता है ना, तो बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ लोगों का ग्रुप बना देगी, कुछ लोगों का ग्रुप बना देगी। ठीक है, अब वो ग्रुप में कुछ एक्सपर्ट, काफी पढ़े लिखे एक्सपर्ट पीपल जो है वो बैठेंगे, अब वो किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में कोई अगर एक लॉ लेके आना है, ठीक है,
तो उस लॉ के ऊपर काफी कुछ डिस्कशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बना देगी, जो हो सकता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट ना हो, बाहर से भी कोई पर्सन हो सकता है। नाउ ये ग्रुप क्या करेगा, पूरा डिटेल में उस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेगा, रिसर्च करेगा, और फिर गवर्नमेंट को क्या करेगा, कुछ सजेशन देगा, कुछ सुझाव देगा। अब ये गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि उन सुझाव को मानना, एडवाइस को मानना। गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो वैसे ही सरकारिया कमीशन जो है वो बनाया गया था। किस कारण से बनाया गया था कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, और हमारी जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर का डिवीजन किस तरीके से हो, है ना, पावर का बंटवारा किस तरीके से हो, अधिकारों का बंटवारा किस तरीके से हो, इस चीज को लेकर के जो है सरकारिया कमीशन जो है वो बनाया गया था। तो याद रखना है, ठीक है। 1988 में इसने अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और कमीशन के बारे में बार बार पूछा जाता है, अगर आपको पता होगा, मंडल आयोग, है ना, मंडल आयोग, मंडल कमीशन या मंडल आयोग। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मंडल आयोग या कमीशन कौन से चीज से, किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है एसएससी एग्जाम में बहुत बार ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। ऑन विच ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे हिंदी में बोलेंगे संविधान दिवस, तो सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर 90, देखो इनको, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी था, हमने उसको अडॉप्ट भी कर लिया, ठीक है। लेकिन हम फिर 26 जनवरी 1950 को फिर क्यों हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कारण यह है कि देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार था, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, अडॉप्ट हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 महीने हम लोग वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी जो डेट है ना, इसका एक इतिहास है। क्यों इतिहास है, क्योंकि 26 जनवरी को देखोगे कि ये फर्स्ट टाइम जो है इस डेट को डिक्लेयर किया गया था, ये हमारा इंडिपेंडेंस डेट होगा। कब, जब 1930s, है ना, लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था, है ना, रावी नदी के किनारे, तो उस समय डिसाइड किया गया था कि इसको जो है हम लोग अपना क्या करेंगे, आजादी से पहले हम लोग इसको अपना जो है स्वतंत्रता दिवस के तौर पे जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो इस कारण से ये डेट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई 2 महीने रुक करके 26 जनवरी के लिए रुका गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट इस्टेब्लिश्ड इन, तो पहला जो भाषा के आधार पे जो है वो राज्य जो बना था, कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना, कब बना, 1953 में, ठीक है, 1953 में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, Who among the following politician was the Home Minister of India in Rajiv Gandhi cabinet from 1986 to 1989? अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं ना, तो इसमें आपका लाइक आप बोल सकते हो कि लक है, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल में अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपसे निकाल के अगर पूछ लिया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, जितने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जो प्रधानमंत्री हुए हैं, इनका नाम आपको ऑर्डर में याद रखना है। ये पूछते हैं बहुत बार, ये कॉमन है, लेकिन यहां तो होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, है ना। तो राजीव गांधी के टाइम में जो होम मिनिस्टर थे वो थे बूटा सिंह, बूटा सिंह, ठीक है। राजीव गांधी के टाइम में जो होम मिनिस्टर थे वो कौन थे, बूटा थे। राजीव गांधी कौन थे, तो इंदिरा गांधी के बेटे थे, इंदिरा गांधी के सन थे, बेटे थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ये नाम है, इसके बारे में काफी एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री भी है, मैं बताता हूं। तो तीसरे नंबर के जो हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वो थे वीवी गिरी, वीवी गिरी। सबसे पहले हमारे देखोगे वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो पहले हमारे इससे पहले बनेंगे कौन, हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बाद में जाकर के तीसरे नंबर पे वीवी गिरी बनेंगे। जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने ना, तो याद रखना है, वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट जब बने, तो उस समय प्रेसिडेंट थे जाकिर, ठीक है, जाकिर सर, जाकिर हुसैन जी, ठीक है, जाकिर। तो जाकिर जी उस समय प्रेसिडेंट थे, ठीक है, लेकिन इनका डेथ हो जाएगा, जाकिर जी का डेथ हो जाएगा। हमारा ऐसा नियम ये क्या है कि प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो जाता है, मान लो प्रेसिडेंट अभी का टाइम चल ही रहा है, उनका टर्म चल ही रहा है, अब प्रेसिडेंट की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम है हमारा। तो वीवी गिरी जो है जाकिर जी के डेथ होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद कुछ टाइम के लिए वीवी गिरी जो है हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। एक तो ये याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, क्योंकि वीवी गिरी जी जो है ये तो कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे। इसके बाद नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में वीवी गिरी बोलेंगे कि चलो हम भी इलेक्शन में कंटेस्ट लेंगे, हम भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे।
और वीवी गिरी हमारे फोर्थ जो है हमारे बन जाएंगे प्रेसिडेंट। हमारे वीवी गिरी जो है हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। वीवी गिरी पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने जाकिर जी की डेथ के बाद, और उसके बाद में प्रॉपर इलेक्शन लड़के वो हमारे प्रेसिडेंट भी बने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इनके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है, याद रखो। जनरली होता क्या है कि जो पार्टी रूल कर रही है, जो पार्टी बहुमत में है लोकसभा में, आमतौर पे देखा यह जाता है कि प्रेसिडेंट जनरली उनके पसंद का ही आता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पार्टी रूल कर रही थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उनका उनका जो पर्सन था वो प्रेसिडेंट नहीं बना। अब वीवी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, है ना, वो किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अब वो प्रेसिडेंट बन गया। ये इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। नेक्स्ट, बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान फ्रॉम, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान को कब तोड़ा, है ना, पाकिस्तान का ब्रेक कब हुआ, 1971 ना। तो यहां पे आप देखो 1971, ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, गुड। अच्छा, तो ये एमसीक्यू देख लो, पहले एक एमसीक्यू हमने किया था, वहां पे आपका रीजन पूछ रहे, डेट पूछ रहे थे। अब पूछ रहे हैं कि गुड गवर्नेंस डे किनके जो बर्थ डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 नॉट सपोर्टेड। तो स्पेशल मैरिज एक्ट, जब ये क्वेश्चन आया वही स्टूडेंट लोग का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या है कि अगर कोई दो लोग, अगर कोई दो पर्सन जिनका कास्ट अलग अलग हो सकता है या जिनका धर्म अलग अलग हो सकता है, वो लोग अगर शादी करना चाहे, वो लोग अगर मैरिज करना चाहे, तो उनका मैरिज का क्या सिस्टम होगा, कैसे होगा, लीगल कैसे तरीके से चीज होगा, वो सारी चीजें डील होती है स्पेशल मैरिज एक्ट, है ना, विशेष विवाह अधिनियम 1954 से। तो अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर इंटरफेथ, इंटरफेथ मतलब अलग अलग धर्म का मैरिज हो रहा है, वो, तो ये सारी चीजें जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आती है। या कम्युनल हार्मनी, समाज में अगर शादी इस तरीके का होती है अलग अलग धर्म का, तो अगर कुछ इश्यूज होता है, कुछ वाद विवाद होता है, तो उसको शांत किस तरीके से किया जाए, किस तरह से डील किया जाए, तो ये भी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में ये सब मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा, तो वो स्ट्रिक्ट एंडोगेमी। स्ट्रिक्ट एंडोगेमी, एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक ऐसा कंट्री है, कोई एक ऐसा जगह है जहां पे कोई पर्सन जो है वो मैरिज करेगा, तो सिर्फ अपने ही ग्रुप के अंदर, उसका जो ट्राइब है, उसका जो रिलीजन है, उसका जो कास्ट है, सिर्फ उसके अंदर ही मैरिज कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा सिस्टम अगर कहीं पे है, तो उसको एंडोगेमी बोलते हैं, ठीक है, एंडोगेमी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नाउ, अब कुछ एमसीक्यू हम लोग देखते हैं जो कि स्कीम से रिलेटेड है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि जनरली होता क्या है ना, कि जो गवर्नमेंट चल रही है, उन गवर्नमेंट का अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, भले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले वो लॉन्च हुआ हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट का जरूरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो उनको उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वही ये सारे स्कीम जो है, ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है ना, इनके टाइम में आई है, इसीलिए आपको ये याद करना है। हो सकता है ये स्कीम काफी पुराना हो, लेकिन स्कीम के बारे में पूछा आता है। तो बताना है कि कौन सा स्कीम जो है, जो कि प्रेजेंट अभी जो गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट जो है, इसके थोड़ा जो है प्रॉपर्ली ये मैच है, ठीक है। तो कौन सा ये मैच है, तो सुमन स्कीम जो है, इसके अंदर क्या दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मेडिसिन दिया जाता है। ये वाला बिल्कुल सही मिलाया हुआ है। बाकी ये जो तीनों स्कीम और यहाँ पे कारण जो लिखे गए हैं ना, ये सही मिलान नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। क्योंकि उज्ज्वला स्कीम में क्या होता है, उज्ज्वला स्कीम आप याद रखो, इसमें ना गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है ना, गैस सिलेंडर, जो गरीब परिवार जो है उनको गैस सिलेंडर। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग लिखा है ना, रास्तों में लाइट करना, तो ये तो गलत है ना, गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर। सागरमाला स्कीम क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है, तो हमारे कंट्री में जो भी कोस्टल एरियाज जो है, जो भी तटीय क्षेत्र है, जो भी तटीय क्षेत्र हमारे कंट्री के जो भी तटीय क्षेत्र है, वहां पे रोड बनाना, वहां पे ब्रिजेस बनाना, ताकि हमारे जो बंदरगाह है, जो पोर्ट हमारे है, वहां पे सामान जल्दी जा सके, जल्दी आ सके, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, है ना। तो ये जो है ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में आता है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ और लिखा है ना, ये भी गलत हो जाएगा इसी कारण से। और आशा स्कीम जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पेशेंट वगैरह को इसे करना नहीं, आशा स्कीम एक्चुअली फार्मर के लिए है, ठीक है, किसानों के लिए है। तो कौन सा स्कीम किस कारण के लिए है, याद रखना। उज्ज्वला स्कीम में गैस बांट रहा है, सागरमाला में रोड ब्रिजेस ये सब बना रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी कोस्टल एरिया है ना, तटीय क्षेत्र जो है, वहां पे आशा स्कीम जो है फार्मर्स, किसानों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम, अब यहाँ पे फिर से जो है आपको बताया जा रहा है कि बताओ कौन सा गवर्नमेंट स्कीम जो है जो कि लॉन्च किया गया था क्या करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्किल प्रोडक्टिव ऑफ रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज। जो गरीब परिवार के जो युवा है, जो पुअर फैमिली के जो यूथ है, यंग पीपल्स जो है, उनके लिए, तो उनके लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बाकी जो देखोगे जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे मिशन इंद्रधनुष काफी इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष याद रखना, पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत क्या जाता है, वैक्सीन दिया जाता है ना, वैक्सीन है ना, जो टीके लगाए जाते हैं किनको, तो जो बच्चे जो है, जो चाइल्ड है, जो किड्स है, बच्चे हैं उनको, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो किड्स है, बच्चे हैं, उनको टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन दिया जाता है मिशन इंद्रधनुष पे, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Who among the following was not of the recipient of US military decoration the Legion of the Merit? अब इसमें से बताओ लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड जो है किसको नहीं मिला है। ठीक है, किसको नहीं मिला है, तो बोरिस जॉनसन हो जाएगा। डेट याद नहीं, देखो क्यों रीजन है मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लीजन ऑफ द मेरिट जो अवार्ड है ना, आपको याद रखना है, मोदी जी को भी मिल चुका है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताओ लीजन ऑफ द मेरिट जो है वो कौन से, हमारे कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है, याद रखना है ये। ठीक है आपको। नेक्स्ट, In which year of the following did Prime Minister of India नरेंद्र मोदी launched अटल पेंशन योजना? तो ये बेसिकली एक तरह की पेंशन योजना है, आप कुछ पैसा जमा करोगे, बाद में एक एज के बाद में आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, तो ईयर कौन सा है, 2015। तो देखो 2015 में एक स्कीम लॉन्च हुआ, उसका डेट को पूछ रहे हैं कब, ये कौन सा एग्जाम है, ये एसएससी सीएचएसएल का जो 2021 और 22 वाला जो एग्जाम है ना, एसएससी सीएचएसएल 2021 और एसएससी सीएचएसएल 2022, उसमें पूछा जा रहा है। मतलब देखो स्कीम कितना पुराना क्यों ना हो, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का अगर स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो वो कब लॉन्च हुआ, उस स्कीम में क्या है, ठीक है, एम क्या है उसका, तो ये पूछा जाता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, अगर कल के डेट में 2024 में नेक्स्ट इलेक्शन होना है ना, इन केस अगर मोदी गवर्नमेंट जीत जाती है 2024 का इलेक्शन फिर से, तो 2029 तक आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ अटल पेंशन योजना, अगर ये चलता रहा ये स्कीम, तो ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द पोषण अभियान? तो पोषण अभियान जो है ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है, तो 2018 में लॉन्च हुआ है। अब पोषण अभियान में होता क्या है, तो इसमें जो है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, जो लैक्टिक मदर्स है, ठीक है, जो वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनको क्या जाता है, उनका आप बोल सकते हैं उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, ठीक है, ये ध्यान दिया जाता है कि उनके पास, उनको जो है सही पोषण तत्व जो है वो उनको मिले, तो ये बेसिकली ये सब ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो 2018 में ये लॉन्च किया गया था, कौन सा, पोषण अभियान। नेक्स्ट, हु इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश एज ऑफ जून 2020? अब ये क्वेश्चन जो है ये अभी आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड किया है कुछ समझाने के लिए। ठीक है, कुछ समझाने के लिए। क्या कारण है, क्योंकि अभी बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर जो है ना, आप देखो अभी प्रेजेंट में जून 2020 तक तो ये था, लेकिन अब बदल गया है। ठीक है, अब एक प्रणय कुमार नाम से है। ठीक है, तो प्रणय कुमार वर्मा, प्रणय कुमार वर्मा नाम से एक पर्सन है, फिलहाल अब वो है। इनका अपॉइंटमेंट जहां तक मुझे याद है जुलाई 2022 में हुआ है। ठीक है, तो अब नाम आपको याद रखना है प्रणय कुमार वर्मा। लेकिन देखो ये क्वेश्चन में मैंने अभी लेटेस्ट आपको तो आंसर बता दिया, प्रणय कुमार वर्मा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन में एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट है। देखो बांग्लादेश में इंडिया का हाई कमिश्नर कौन है, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का आप देखोगे कि इंडिया के जो भी पड़ोसी कंट्री है, हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री है, तो वहां पे हमारे हाई कमिश्नर वगैरह कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो है हाई कमिश्नर कौन है, ठीक है, लाइक पाकिस्तान में कौन है, या फिर हमारे देखो दूसरे कंट्रीज में कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, When was the जल जीवन मिशन launched by Prime Minister with the goal of हर घर जल? तो बेसिकली हर घर में पानी पहुंचाना, इस एम के साथ में 2019 में जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। ये आपको एम याद रखना है, डेट याद रखना है और एम याद रखना है। Who among the following became the youngest member of parliament in 17th लोकसभा? एक्सक्यूज मी, ठीक है, Who among the तो बेसिकली यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट के, मुझे थोड़ा सा लाइक स्नीजिंग आ रहा है, बट मैं किसी तरह से रोक रहा हूँ। देखो 17th लोकसभा का जो यंगेस्ट मेंबर है ये कौन है, तो ये है आपके चंद्रानी बुरबुडू। ठीक है, तो यंगेस्ट एमपी।
यंगेस्ट एमपी। अभी कौन सा 17 चल रहा है, 2024 में जब इलेक्शन हो जाएगा तो वो 18 हो जाएगा। मतलब ये नाम आपको याद रखना है, कम से कम आने वाले 1.5 साल तक तो आराम से याद रखना है ये नाम। ठीक है, तो ठीक है, यही तक करते हैं। तो हमने क्या करा, आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू जो कि पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इन सब टॉपिक से रिलेटेड है। कोई भी डाउट क्वारी हो तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।